पाकिस्तान में सत्ताधारी 11 पार्टियों के गठबंधन पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने पाकिस्तान की खराब हालत के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री को जमकर कोसा। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आरोप को पुख्ता करने के लिए अमेरिकी सांसदों की एक चिट्ठी का हवाला दिया। उनके मुताबिक हाल ही में इमरान खान की गिरफ्तारी से अमेरिका के 60 सांसद इतना भड़क गए कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए अमेरिकी सांसदों ने इमरान खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, क्योंकि अमेरिका इमरान खान के बहाने पाकिस्तान में अपना मकसद पूरा करने में जुटा है। इमरान खान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को जमानत देने पर वहां की सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। इस बीच पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इमरान को 9 मई को हुई हिंसा के मामले में 2 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि हर हाल में उन्हें हिंसा केस की पुलिस जांच में शामिल होना होगा। इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में भयंकर हिंसा हुई थी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने वहां कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में सेना को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। शहबाज सरकार ने इमरान पर हिंसा भड़काने और दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाकर लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस दर्ज किया। हालांकि इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मौजूदा सरकार की तरफ से की गई साजिश बताया। लेकिन पाकिस्तान में हिंसा करने वाले पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होना तय हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सेना के दफ्तरों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि उपद्रवियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। पिछले कुछ दिनों से ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में हिंसा करने वालों को वहां के सबसे सख्त कानून का सामना करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने हिंसा ही नहीं की बल्कि सेना दफ्तरों और लोगों को भी निशाना बनाया, जिसे पाकिस्तान की आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले ही इमरान को या तो देश छोड़ने की या फिर आर्मी एक्ट का सामना करने की चुनौती दे चुके हैं, जिसके बाद से इमरान की पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होने का मतलब जान से हाथ धोना या फिर जेल में चक्की पीसना है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से तो ये लग रहा है कि अगर इमरान एंड कंपनी ने सेना की बात नहीं सुनी तो उन पर आर्मी एक्ट की तलवार चलना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि मिलिट्री बेस और सेना के लोगों पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। इधर उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे यानी कार्बन डेटिंग करवाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम राहत मिल गई, इसके बाद देखा जाएगा मुकदमे किस तरह से देखे जाएंगे। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि कार्बन डेटिंग से ज्ञानवापी में शिवलिंग की आयु का पता लगाया जा सकता है। हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताकर पूजा करता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने का फव्वारा बताता है। इस बीच गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए आखिरी मौका दे दिया, ताकि बिहार सरकार अपना जवाब कोर्ट में पेश कर सके। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की G7 समिट में हिस्सा ले सकते हैं, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनसे जेलेंस्की रूस के खिलाफ चल रही जंग में हथियारों की मांग कर सकते हैं। और इसके लिए जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा जाएंगे, जहां वो G7 समिट में शिरकत करेंगे। दावा किया गया कि वो इस दौरान G7 में शामिल सभी सदस्य देशों से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन को हथियार देने की मांग कर सकते हैं। जेलेंस्की का ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। और अब दावा किया गया है कि G7 समिट में जेलेंस्की रूस की घेरबंदी करेंगे। G7 7 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन शामिल हैं, जिनसे जेलेंस्की की मुलाकात का मतलब रूस की टेंशन बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले दावा किया गया कि अमेरिका रूस पर करीब 300 नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जल्द मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों नेताओं की आमने सामने की मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनसे युद्ध खत्म करवाने और अपने शांति के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की अपील की थी।
और अब जापान पहुंचने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में दोहराया कि भारत शांति का पक्षधर है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। पिछले साल जेलेंस्की से फोन पर बातचीत से पहले उन्होंने सितंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मुलाकात की थी और शांति की अपील की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो जापान के हिरोशिमा पहुंच गए। अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्रियों से मिलने वाले हैं। हिरोशिमा में पीएम सबसे पहले क्वाड समिट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सिडनी में क्वाड सम्मेलन रद्द हो गया और अब यह हिरोशिमा में होगा, जिसके बाद भारतीय समय के हिसाब से सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के 3 सत्रों का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा हिरोशिमा में प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होगी। कुछ दिन पहले ही पीएम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर भी बात की थी और अब दोनों नेता आमने सामने बात करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। जापान इस समय G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और उसने भारत को इसमें अतिथि देश के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया, जिसे कबूल करके प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री जैसे ही लोगों के बीच पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। होटल के बाहर उमड़ी भीड़ में मौजूद लोगों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का झंडा लेकर पीएम का जापान में स्वागत करने पहुंचे लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जिनसे पीएम दिल खोलकर मिले। उनसे मिलने आए लोग खुशी से देशभक्ति गीत भी गुनगुनाने लगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर शामिल हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को शांति का पाठ पढ़ाया। प्रधानमंत्री G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे, जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को आतंक का अंत करना होगा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं चीन के मसले पर उन्होंने कहा कि दोस्ती बढ़ाने के लिए सीमा पर अमन चैन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य होने से एशिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ क्वाड ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इधर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना की जांच के लिए बनाई गई SIT की टीम नासिक पहुंच गई। आरोप है कि वहां 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर जबरन चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन कर दिया था, जिसके बाद SIT की टीम ने नासिक पहुंचकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर और उसके पास मौजूद एक दरगाह का दौरा किया। साथ ही इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की। कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ जगह पे गया हूँ, कुछ जगह कुछ और लोगों से भी मुलाकात करूंगा मैं। आरोप है कि मंदिर में दूसरे धर्म से जुड़े कुछ लड़कों ने घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया था, पर यह मामला इतना बढ़ गया था कि सरकार को इसकी जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा था। उधर दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच शुरू होने वाली मिलिट्री ड्रिल से पहले उत्तर कोरिया बुरी तरह भड़क गया। उसने इसे जंग की तैयारी बता दिया और एक बार फिर दक्षिण कोरिया को आंखें दिखाने की कोशिश की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये मिलिट्री ड्रिल 25 मई से शुरू होगी। असल में इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इसीलिए ये सैन्य अभ्यास बहुत बड़ा होगा। दावा है कि इसमें अमेरिका का खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 हिस्सा लेगा, जो रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और K2 जंगी टैंक भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। बताया जा रहा है कि इसीलिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अभी से भड़क गए और उन्होंने इसे जंग की तैयारी बता दिया। इस बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आदिवासियों पर एक बयान देकर घिर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। 23 और 24 मई को बाबा बागेश्वर बालाघाट में कथा सुनाएंगे और इसकी जानकारी देते हुए बाबा बागेश्वर ने आदिवासियों पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद हो गया। जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। इससे पहले भी संत तुकाराम और साईं बाबा के खिलाफ दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना को रोकने के लिए नॉर्वे जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाले मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम देगा। एक रोज पहले ही यह खबर आई थी कि फ्रांस यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, जबकि ब्रिटेन अपनी घातक और खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को पहले ही दे चुका है। इस मिसाइल को ब्रिटेन का अचूक हथियार माना जाता है और अब यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि नेटो देश नॉर्वे जेलेंस्की की सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले 8 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की सप्लाई करेगा। इसके अलावा रूसी लड़ाकू विमानों और आत्मघाती ड्रोन का पता लगाने के लिए भी वो अपने 3 ताकतवर रेडार यूक्रेन को देगा।
मतलब रूस की सेना पर कहर बरपाने के लिए नेटो के देश जेलेंस्की की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं, जिसके लिए वो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं।